तो भाइयों, वन पीस की ओरिजिनल स्टोरी में जब माइनफोर्ड वॉर हुई थी तो स्ट्राइक क्रू इस टाइम पे सेपरेट थे और बस लूफी माइनफोर्ड पे गया। पर क्या हो अगर स्ट्राइक क्रू के सारे मेंबर्स माइनफोर्ड पे जाते, जिससे स्टोरी कम्प्लीटली चेंज हो जाती। और क्या इस बच जाता, और क्या व्हाइट बेड जिंदा रहता, और क्या मरीन्स इतनी इजिली जीत पाते। आज इन सबके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप समझ जाओ ये वीडियो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं और स्ट्राइक क्रू का आतंक देखते हैं माइनफोर्ड वॉर में। पर उससे पहले ये मेरे चैनल का सब्सक्राइब रेशियो देखो कितना खराब है, जिसे आप सही करवा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बात ऐसी है, साबाउडी आर्क के टाइम जब स्ट्राइड पैसिफिस्ट और किजारू के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, तो उस वक्त रेली और कुछ अलाइड फोर्स ने उन्हें बचा लिया होता है और कुमा ने स्ट्राइड क्रू को अलग अलग भेजने की बजाय एक साथ ही एक जगह भेज दिया होता है, जो जगह थी अमेज़न लिली। और लूफी जब एस को बचाने इम्पेल डाउन गया, वहाँ पे स्ट्राइड क्रू के बाकी मेंबर भी उसके साथ जुड़ जाते हैं, पर एस को ये इम्पेल डाउन से नहीं बचा पाते और फिर सब एक ही शिप में माइनफोर्ड के लिए निकल जाते हैं इम्पेल डाउन के प्रिजनर्स के साथ, जिसमें बगी, जिनबे, इवान को, क्रोकोडाइल और मिस्टर वन जैसे और भी प्रिजनर्स होते हैं। और अब वही माइनफोर्ड पे वॉर चल रही है, जहाँ पे व्हाइटबीड अपनी फ्लीट्स को ऑर्डर दे रहा है। एडमिरल फ्रंट लाइन पे एक्टिव है और इस एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पे है और वॉर जोरों शोरों से चल रही है। चारों तरफ बस तबाही तबाही है। पर तभी माइनफोर्ड पे जो भी थे, उन्हें आसमान की तरफ से लोगों की चीखने की आवाजें आती हैं। तभी सब ऊपर आसमान में देखते हैं तो उन्हें थाउजेंड सनी दिखती है और सेनगोकू और गार्प तुरंत शॉक में आ जाते हैं। उनके लिए पहले ही व्हाइटबीड एक नाइटमेयर था, अब ऊपर से स्ट्राइड क्रू भी आ गई और वो भी पूरे क्रू के साथ, जिन पे ऑलरेडी सुपरनोवा लेवल का बाउंटी था। और व्हाइटबीड पायरेट्स खुश हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि स्ट्राइड ने साबाउडी पे क्या करके दिखाया था और लूफी का नाम वो ऑलरेडी एस के थ्रू जानते हैं। और किजारू सरकास्टिक स्माइल के साथ बोलता है स्ट्राइड क्रू भी आ गई, अब तो और मजा आएगा। और अकाइनु गुस्से में हो जाता है क्योंकि उसके लिए लूफी ड्रैगन का बेटा है और आउकुजी तो फिर से स्ट्राइड क्रू से मिलने के लिए रेडी था। और डोफ्लामिंगो मजाक में बोलता है ये वॉर तो सर्कस बन गया। और मियोक सीरियस हो जाएगा क्योंकि जोरो उसके सामने होगा। और हैनकॉक का रिएक्शन तो बस लूफी के लिए प्यार वाला था। और वहीं एस की आंखों में एक अलग ही शाइन आ जाएगा जब वो अपने छोटे भाई को पूरे क्रू के साथ देखता है। जिसके बाद स्ट्राइड क्रू और इम्पेल डाउन के प्रिजनर्स नीचे वॉर के बीच में लैंड करते हैं। और अब लूफी फ्रंट लाइन पे, जिसके साथ में जोरो, सांजी, नामी, उसॉप, निको, रॉबिन, चॉपर, फ्रैंकी, ब्रूक है। और ये आते ही वॉर में देखते हैं चारों तरफ मरीन्स और पायरेट्स हैं और सब एक दूसरे की जान के दुश्मन है। यहाँ तक कि कुछ की डेड बॉडी भी इन्हें दिख रही है। पर लूफी डायरेक्ट आते ही बोलता है एस आज मैं तुझे बचा के रहूंगा। तो ये सुन के व्हाइटबीड बोलता है बच्चे तुम सब कौन हो। तो लूफी बोलता है ओल्ड मैन, मैं मंकी डी लूफी, फ्यूचर पायरेट किंग। जिसपे व्हाइटबीड हंसने लगता है और बोलता है ओ तो तू है एस का भाई, जिसके बारे में इसने मुझे बताया था। चल बेटे अब साथ में इसको बचाते हैं। तो इस तरह से स्ट्राइड क्रू की एंट्री व्हाइटबीड साइड के लिए एक मेजर रीइंफोर्समेंट बन जाता है। और माइनफोर्ड एक अनबैलेंस वॉर थी क्योंकि हर एक एडमिरल एक कमांडर से ज्यादा पावरफुल था और हर वॉरलॉर्ड एक वाइल्ड कार्ड था जो किसी पे भी भारी पड़ सकता था। पर अब व्हाइटबीड साइड सडनली ज्यादा पावरफुल हो जाती है और मरीन्स को अपनी फोर्सेस और ज्यादा स्ट्रेच करनी पड़ती है। और स्ट्राइक क्रू का नाम इंस्टेंटली लेजेंडरी बन जाता है क्योंकि ये वॉर दुनिया भर में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी। और अब व्हाइटबीड अपने क्रू को बोलता है सबके सब स्ट्राइक क्रू का साथ दो, स्पेशली लूफी का। जिसके बाद स्ट्राइक क्रू व्हाइटबीड पायरेट्स के साथ मिलके मरीन से फाइट शुरू कर देते हैं। और स्ट्राइक क्रू शुरू में सारे छोटे मोटे मरीन्स ऑफिसर से फाइट करते हैं, जिसमें ये उन्हें डिफीट करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं व्हाइटबीड पायरेट्स के साथ। पर मियोक तुरंत जोरो की तरफ देखता है और उसके लिए ये सिर्फ एक लड़का था जो कभी उसके सामने खड़ा हुआ था और अब फ्यूचर स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने का सपने के साथ वापस आया है। तो मियोक अपनी फाइट विस्ता से रोक के जोरो को बोलता है जोरो बेटा अभी भी तेरे में दम नहीं है, तू यहाँ पे क्यों आया। जिसपे जोरो बोलता है चलो देखते हैं अब मैं कितना ज्यादा पावरफुल हुआ हूँ। और जोरो के लिए ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम चांस होता है क्योंकि अब जोरो मियोक को रोकने की कोशिश करेगा ताकि एस के एग्जीक्यूशन स्टैंड तक का रास्ता ओपन रहे। जिसके बाद मियोक अपनी ब्लैक सॉर्ड योरू यूज करता है और जोरो अपनी 3 स्वॉर्ड स्टाइल के साथ मियोक पे अटैक करता है, जिससे माइनफोर्ड के बीच में उनकी फाइट काफी मरीन्स और पायरेट्स को शॉक कर देती है। पर मियोक अभी भी इजिली अपर हैंड रखता है, लेकिन जोरो का ग्रोथ क्लियरली विजिबल होता है और मियोक उसे मारने के बजाय ये डिसाइड करता है कि अभी वक्त नहीं आया है तुम्हारा मरने का। तो वो जोरो को सिर्फ रोकने की कोशिश करेगा, ना कि फिनिश। पर तभी विस्ता वापस से आ जाता है और जोरो के साथ मिलकर ये मियोक से फाइट करता है। और वही सांजी का रोल एकदम फ्रंट लाइन का
होता है एडमिरल्स उसके लेवल के ओपोनेंट नहीं होते, लेकिन वाइस एडमिरल्स और मरीन्स के इलाइट फोर्स उसके टारगेट होते हैं। और सांजी अपनी डिएबल जैम्बे का यूज करके मरीन्स के बैटलशिप और पैसिफिस्टा तोड़ता है, और यहाँ तक कि सांजी अपनी फेरी किक से एक मरीन जाइट को नॉकआउट करता है, और ये गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा शॉक होता है। और सांजी ईजो के साथ मिलके डोफ्लामिंगो से फाइट करता है, और नामी का रोल थोड़ा यूनिक होता है क्योंकि उसके बिना व्हाइट बेल्ट पायरेट्स वेदर और मरीन बॉम्बार्डमेंट्स का असर झेलते रहते हैं, लेकिन नामी अपने क्लाइमेट एक्ट से पूरा एनवायरमेंट मैनिपुलेट करती है और उसके लाइटनिंग स्ट्राइक मरीन के कैनन फोल्डर और पैसिफिस्टा को डिसेबल कर देते हैं, और ये स्मोक और मिराज क्रिएट करके मरीन्स के रैंक्स में कंफ्यूजन फैलाती है, और ये लूफी के पाथ को इजी बनाती है लूफी के सामने आ रहे एनिमी को दूर से बिजली के झटके देके उन्हें ठिकाने लगाने में। और जब व्हाइट बेल्ट अपने क्वैक की पावर को यूज करता है तो नामी की पावर के साथ मिलके व्हाइट बेल्ट का क्वैक मरीन फोर्ट पे बस डिस्ट्रक्शन करता है, और उस सबका बेस्ट रोल हमेशा से सपोर्ट रहा है। और मरीन फोर्ट जैसा क्योटिक बैटल फील्ड उसके लिए एक परफेक्ट स्टेज होता है, तो उसप एक टावर या शिप के टॉप पे बैठकर स्नाइपर किंग मोड ऑन करता है, और वो मरीन्स के कम्युनिकेशन ऑफिसर्स और शार्प शूटर को एक एक करके गिराता है, यहाँ तक कि उसप अपनी स्पेशल पॉप ग्रीन्स और फायर अटैक यूज करके एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के सोल्जर्स को टेम्पररी रोकता है, जिसकी वजह से एस का एग्जीक्यूशन और लेट हो जाता है। और जब नामी पे एक वाइस एडमिरल अटैक करने की कोशिश करता है तो उसप उस वाइस एडमिरल को लॉन्ग रेंज शॉट से गिराता है, और मार्को जब उड़ रहा होता है और नीचे से मरीन मार्को पे अटैक करने की कोशिश करते हैं तो उसप मार्को की हेल्प करता है मरीन को मारने में, जिससे मार्को फ्रीली एज तक जा सके। और मरीन फोर्ट में इंजर्ड पायरेट्स की लंबी लाइन थी और व्हाइट बेल्ट के अलाइस और कमांडर्स हेवीली वुंडेड थे, तो चॉपर उनके लिए एक इंस्टेंट होप बन जाता है क्योंकि चॉपर अपने मेडिकल स्किल से बहुत सारे पायरेट्स को रिवाइव करता है, जिससे वो बैटल फील्ड में वापस आ जाते हैं। और मरीन शॉक में होते हैं क्योंकि एक छोटा रेंडियर डॉक्टर इतना काम कर रहा है, और जब एक पैसिफिस्टा या एक जाइंट मरीन लूफी के रास्ते में आता है तो चॉपर मॉन्स्टर पॉइंट एक्टिव करता है और उसका रैम्पेज एकदम गॉडजिला मूवमेंट होता है, और मरीन लिटरली चिल्लाती हैं एक और मॉन्स्टर आ गया वॉर में। और रॉबिन का काम एकदम टैक्टिकल होता है क्योंकि मरीन का प्लान था इसको प्रोटेक्ट करना, जब तक कि इसका एग्जीक्यूशन नहीं होता तो रॉबिन अपने हाना हाना नोमी पावर से उनकी स्ट्रेटेजीज कोलैप्स करवा देती है, एक साथ में मल्टीपल वाइस एडमिरल्स को रोकती है अपने ग्रोइंग जाइंट हैंड से, और ये मरीन हेडक्वार्टर में जाके मरीन्स के स्ट्रेटेजी मैप्स और कम्युनिकेशन को तोड़ती है, जिसके बिना सेंगोकू को ऑर्डर्स प्रॉपर्ली फॉरवर्ड करने में दिक्कत होती है। और जब बाहर आती है मरीन हेडक्वार्टर से तो रॉबिन डायरेक्टली जाके कुजान के सामने खड़ी हो जाती है, और वो अपना फियर फेस करती है और अपने क्रू के लिए खड़ी रहती है और रेडी हो जाती है कुजान पे अटैक करने के लिए, पर कुजान कुछ नहीं करता और चुपचाप वहां से चला जाता है। और फ्रैंकी एक वॉकिंग वॉर मशीन बन जाता है क्योंकि मरीन फोर्ट के बीच में उसका एक ही काम होता है, डिस्ट्रॉय एनिमी मशीन्स, और उसके रेडिकल बीम्स पैसिफिस्टा को डायरेक्टली ब्लास्ट कर देते हैं और मरीन्स के कैनन्स और वॉल्स को वो तोड़ता है, जिससे व्हाइट बेल्ट पायरेट्स को अंदर घुसने का रास्ता मिलता है। और फ्रैंकी अपना फ्रैंकी शोगन मोड एक्टिव करता है और एक वाइस एडमिरल के अगेंस्ट जाता है, और फ्रैंकी उस वाइस एडमिरल को डिफीट भी कर देता है, जिससे मरीन शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं ये इंसान है या रोबोट। और जोजू के साथ मिलके फ्रैंकी गेको मोरिया और कुमा से फाइट करता है, और ब्रूक एकदम अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर होता है क्योंकि मरीन्स उसे सीरियसली नहीं लेते और सोचते हैं एक स्केलेटन म्यूजिशियन क्या करेगा, लेकिन ब्रूक अपनी स्पीड और सोल पावर से बहुत कुछ करता है, और उसकी चिल ऑफ द अंडरवर्ल्ड अटैक मरीन के हार्ट फ्रीज कर देते हैं, और उसको शॉर्ट्स प्ले फास्ट मरीन को इजिली कट करते हैं। और बीच बीच में ब्रूक एक म्यूजिशियल मोरल बूस्ट देता है बैटल फील्ड में पायरेट्स को, जिससे उनका स्पिरिट ऊपर रहता है जब सब होपलेस फील कर रहे थे। और बाकी जिनमें क्रोकोडाइल लिवान को मरीन के वाइस एडमिरल और ऑफिसर से फाइट करते हैं और उन्हें डिफीट करते हैं, जिससे लूफी के लिए रास्ता एस की तरफ का इजी होता रहता है। और वॉरलॉर्ड्स भी रियलाइज करते हैं कि ये बैटल इजी नहीं है, और मरीन फोर्ट वॉर के मरीन की तरफ से सबसे बड़े विलन्स थे एडमिरल्स अकाइनू, आउकुजी और किजारू, जो अब लूफी के सामने एक इम्पॉसिबल वॉल बन के खड़े थे, जिसमें अकाइनू सबसे डेंजरस है क्योंकि ये मैग्मा यूजर है और रूटलेस जस्टिस का सिंबल, और ये सिर्फ एस को नहीं बल्कि लूफी को भी मारना चाहता था क्योंकि वो ड्रैगन का बेटा है। और आउकुजी काम पर्सन है बट टेरिफाइंग, जो पहले रॉबिन को वॉर में छोड़ चुका है, अब लूफी के लिए एक बड़ा बैरियर बनेगा। और किजारू स्पीड का मॉन्स्टर जो लाइट के जैसे मूव करता है। तो जब स्ट्राइड बैटल फील्ड में स्प्रेड हो जाते हैं तो एडमिरल डायरेक्टली फोकस करते हैं लूफी पे, जिनका लूफी को एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के पास पहुंचने से रोकने का उनका सबसे बड़ा मिशन होता है। तो ये लूफी के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, पर लूफी इनसे नहीं डरता और लूफी अपने गियर सेकंड एक्टिव करता है और एडमिरल्स के सामने खड़ा हो जाता है, जो चीज मरीन्स के लिए शॉकिंग था क्योंकि एक 300 मिलियन बाउंटी रूकी अपने क्रू के साथ एडमिरल्स को चैलेंज कर रहा है। पर तभी स्ट्राइड क्रू के मेंबर अपनी सारी फाइट को रोक के लूफी के पास आ जाते हैं लूफी को सेव करने के लिए, और बाकी के जो भी वॉरलॉर्ड्स और मरीन्स के ऑफिसर थे उनसे व्हाइट बेल्ट पायरेट्स के कमांडर्स फाइट करने लगे थे। तो अब जोरो सांजी और जिनबे के साथ मिलके किजारू से फाइट करने लगता है, जिसमें किजारू लाइट की स्पीड से किक्स और
लेजर बीम यूज करता है तो जोरो अपनी स्वॉर्ड से बीम्स को डिफ्लेक्ट करता है और सांची अपनी डिएबल जेम्बे के फेरी किक से काउंटर करता है और जिनमें सी वाटर का यूज करके किजारू के ब्लास्ट का कुछ हिस्सा न्यूट्रलाइज करता है। पर फिर भी किजारू तीनों पे अपर हैंड ले लेता है और बोलता है, अरे अरे तुम सब इतना स्ट्रगल कर रहे हो और क्या तुम लोग सोच रहे हो कि तुम 3 बंदे एक एडमिरल्स को रोक सकते हैं? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। लेकिन फिर भी तीनों मिलके किजारू से फाइट करते हैं और किजारू को अपनी जी जान लगा के रोकने की कोशिश करते हैं। और वही रॉबिन, फ्रैंकी और ब्रूक मिलके कुजान से फाइट करते हैं, जिसमें आकुजी अपनी आइस एबिलिटी से आइस की ब्लेड बनाता है और तीनों से फाइट करता है और बीच बीच में तीनों को फ्रीज करने की कोशिश भी करता है। पर कुजान अपनी फुल पावर को यूज नहीं करता क्योंकि इसे मरीन्स के सोल्जर फ्रीज नहीं करने थे। इसका बस अल्टीमेट एम था स्ट्राइट और वाइट बेड फोर्स को इमोबिलाइज करना। और रॉबिन डर के बावजूद अपने जाइंट लिम्स क्रिएट करके आकुजी को स्लो डाउन करती है और फ्रैंकी रेडिकल बीम्स और साइबॉर्ग फायर पावर यूज करके आइस वॉल्स तोड़ता है और ब्रूक अपनी सोल पावर से आकुजी के कोल्ड को पार्शियली काउंटर करता है। पर आकुजी क्लियरली स्ट्रॉन्गर था इन तीनों से, तो ये भी अपर हैंड लेता है इन पे। लेकिन ये तीनों उसको बिजी रखते हैं अपनी सारी एबिलिटीज को यूज करके ताकि वो लूफी के रास्ते में डायरेक्टली ना आए। और एडमिरल का चॉपर, उचॉपर नामी कुछ नहीं कर सकते थे, तो ये मरीन्स के वाइस एडमिरल्स और पैसिफिस्टा से फाइट करते हैं। और वहीं लूफी के सामने अब अकाइनू खड़ा था जो लूफी को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है और लूफी भी अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे को घूर के देखते हैं और तब अकाइनू बोलता है, ड्रैगन के बेटे तुम्हारी वजह से दुनिया को और डेंजर मिलेगा, तुम्हें यहाँ खत्म करना ही होगा। पर लूफी उस पर कुछ नहीं बोलता और अपने गियर सेकेंड और गियर थर्ड कॉम्बो यूज करता है। तो अकाइनू भी अपनी मैग्मा एबिलिटीज का यूज करते हुए एक मैग्मा का पंच मारता है। तो तभी लूफी को अकाइनू की मैग्मा की हीट फील होती है और वो खुद को मैग्मा फिश से डॉज करता है। पर अकाइनू लगातार लूफी पे अटैक करने लगता है, जिसमें लूफी चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास आकी थी नहीं और अगर ये मैग्मा को टच भी करता तो लूफी को ही इंजरीज होती। पर तभी व्हाइट बेड आता है और वो आते ही अकाइनू को एक क्वैक पंच मारता है, जिससे अकाइनू जमीन में चपटा हो जाता है और किजारू से मार्को और क्रोकोडाइल फाइट करने लगते हैं और कुजान से जोजू और इवान को, जिससे लूफी और स्ट्राइड क्रू को फिर से एस के पास में जाने का मौका मिलने लगता है। तो स्ट्राइड क्रू अब एक साथ एस के पास जाने लगती है। पर तभी गार्बी इनके सामने आता है और बोलता है, लूफी रुक जा। पर लूफी बोलता है, ग्रैंडपा आप साइड हो जाओ, नहीं तो मुझे मजबूरी में आपको साइड करना पड़ेगा। पर गार्प लूफी के सामने से नहीं हटता, तो लूफी मजबूरी में गार्प को एक पंच मार के साइड करता है और अब स्ट्राइड क्रू अपना कोऑर्डिनेशन दिखाती है और सबसे पहले उसॉप लॉन्ग रेंज फायर से प्लेटफॉर्म के चेन्स को वीक करता है और नामी लाइटनिंग स्ट्राइक मारती है ताकि सोल्जर्स बैक ऑफ हो जाएं। और जोरो, सांजी, ब्रूक एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के नीचे मरीन्स को रोकने के लिए उनसे फाइट करते हैं और रॉबिन जाइंट हैंड्स क्रिएट करके प्लेटफॉर्म के पिलर्स को हिलाती है, जिससे एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म नीचे गिरने लगता है और लूफी फुल स्पीड में ऊपर जंप करता है, जितने में फ्रैंकी अपने लेजर बीम से सी स्टोन की चेन्स को तोड़ देता है, जिससे एस फ्री हो जाता है और लूफी अपने भाई को जाके हक करता है। तो एस शॉक में बोलता है, लूफी तू और तुम्हारा क्रू तुम सब इतना रिस्क क्यों ले रहे हो मेरे लिए? जिसपे लूफी स्माइल करके बोलता है, बिकॉज वी आर नाकामास, और तू सिर्फ मेरा भाई नहीं तू सबकी फैमिली है। जिसके बाद जाके माइनफोर्ड के बीच में एस को फाइनली फ्रीडम मिलता है और व्हाइट बेड जो ऑलरेडी वीकेंड है पर अकाइनू के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, उसके साइड पे फिर से स्ट्राइड क्रू खड़े होते हैं और जोरो और सांजी व्हाइट बेड के अराउंड मरीन्स को ब्लॉक करते हैं और जिनपे लूफी और एस अकाइनू के अटैक्स डाइवर्ट करते हैं। तभी व्हाइट बेड अपना गुरा गुरा नोमी का मैसिव क्वैक पंच मारने वाला होता है अकाइनू पे, जिसमें इम्पैक्ट को और बड़ा करने के लिए स्ट्राइड क्रू हेल्प करती है व्हाइट बेड की। जिसके बाद जाके जब व्हाइट बेड का गुरा गुरा नोमी लगता है तो अकाइनू हेविली इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद व्हाइट बेड बोलता है, स्ट्राइड पायरेट्स तुमने मुझे एक नया होप दिया है, दुनिया को सच में एक नया एरा की जरूरत है। तो अब एस फ्री हो चुका था, जिससे मरीन्स की प्लानिंग अब कोलैप्स हो गई थी। तो सेनगोकू और एडमिरल सब डेस्परेट हो जाते हैं। आकुची एस को फ्रीज करने की कोशिश करता है पर रॉबिन, फ्रैंकी, ब्रूक उसे रोकते हैं और किजारू अपनी लेजर से लूफी को मारने की कोशिश करता है पर जोरो, सांजी, जिनबे उसे होल्ड करते हैं और अकाइनू इंजर्ड है लेकिन अभी गुस्से में फाइट करता है। तो मरीन्स के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, प्योर तबाही, जिसके कारण सेनगोकू को पर्सनली बैटलफील्ड में उतरना पड़ता है और तुरंत ऑर्डर देता है, व्हाइट बेड, स्ट्राइड, एस, इनमें से कोई भी जिंदा यहाँ से नहीं निकलना चाहिए, सबको मार दो। जो सब चीजें ब्रॉडकास्ट पूरी दुनिया देख रही थी, अब मरीन्स के पास एक ही ऑप्शन था, अपनी पूरी मिलिट्री अनलीश करना। और सेनगोकू अपना बुद्धा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके माइनफोर्ड के बीच में खड़ा है और पायरेट्स पे ये अटैक करने लगते हैं और उसकी साइज और डिस्ट्रक्टिव पावर सबको शॉक कर देती है और सेनगोकू एस की तरफ अटैक करने लगता है। तो लूफी और एस दोनों ब्रदर्स साइड बाय साइड फाइट करते हैं सेनगोकू से, जिसमें एस अपनी फायर फिश से मरीज को पीछे हटाता है और लूफी गियर सेकंड और थर्ड के कॉम्बो से सेनगोकू के बुद्धा फॉर्म के स्ट्राइक्स को काउंटर करता है। पर सेनगोकू के शॉक वेव इतने ज्यादा खतरनाक थे कि सेनगोकू उन्हें ओवरपावर्ड कर देता है। पर
तभी व्हाइट बेड आता है और अपने क्वैक पंच से सेनगोकू की तरफ मारता है, जिससे व्हाइट बेड के क्वैक पंच और सेनगोकू के शॉकवेव के बीच में कांटेक्ट होते ही इंपैक्ट के कारण दोनों के आसपास की जमीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद तभी मरीन फोर्ट पे ब्लैक बेड पायरेट्स आते हैं और ये आते ही सेनगोकू और व्हाइट बेड पे अटैक करते हैं। जिसके बाद इस बार एस जिंदा है तो ब्लैक बेड पायरेट्स से स्ट्राइड क्रू एस और व्हाइट बेड पायरेट्स के कमांडर फाइट करते हैं, जिससे ब्लैक बेड पायरेट्स को भागना पड़ता है। और इस बार ब्लैक बेड व्हाइट बेड का डेल फ्रूट नहीं ले पाता, पर सेनगोकू और व्हाइट बेड अपनी फाइट कंटिन्यू रखते हैं और अकाइनु इन सब के बीच में मौके का फायदा उठाकर एक मैसिव मैग्मा फिश लेकर लूफी पे अटैक करने जाता है। तो एस अपने भाई को बचाने के लिए सामने आ जाता है, पर इस बार जोरो, सांजी और जिनबे भी तुरंत इंटरवीन करते हैं। जोरो अपनी स्वॉर्ड से मैग्मा को पार्शियली कट करता है, सांजी अपने लेग से पंच को ब्लॉक करता है और जिनबे अपने वाटर अटैक से उसको वीक करता है। जिसके बाद भी एस इंजर्ड होता है लेकिन मरता नहीं है और स्ट्राइड के कंबाइन एफर्ट से अकाइनु का फेटल ब्लो रोका जाता है। तो लूफी तभी अपने भाई को पकड़ के चॉपर के पास लेके जाने लगता है और बैटल और ज्यादा ब्रूटल होती जा रही थी, क्योंकि मरीन्स के पास अभी भी नंबर्स एडवांटेज था और स्ट्राइड और व्हाइट बेड पायरेट्स समझ जाते हैं कि रिट्रीट ही बेस्ट ऑप्शन है। और अकाइनु तो पागल हो जाता है क्योंकि वो एस या लूफी दोनों में से किसी को भी नहीं मार पाया, जिसके कारण अकाइनु के रास्ते में जो भी मरीन या पायरेट आता है ये उसे मारने लगता है। और व्हाइट बेड जानता था कि उसके लिए वापस निकलना मुश्किल है और उसका हेल्थ ऑलरेडी क्रिटिकल था, तो ये डिसाइड करता है ये खुद को सेक्रीफाइस करेगा ताकि एस, लूफी और स्ट्राइड बच के निकल सके। तो अब व्हाइट बेड मरीज के बीच में खड़ा होता है और बोलता है ये मेरा लास्ट गिफ्ट है नए एरा के लिए, तुम सबको जिंदा रहना है, जाओ और वन पीस को ढूंढो। और तभी व्हाइट बेड एक खतरनाक क्वैक मारता है जो मरीन फोर्ट के पोर्ट में मैसिव कोलैप्स करता है, जिससे एक बैरियर बनता है और मरीन्स को रोकते हुए व्हाइट बेड अपनी जान दे देता है। जो चीज ब्रॉडकास्ट में पूरा वर्ल्ड देखता है, व्हाइट बेड ने अपना एरा सेक्रीफाइस किया लेकिन नए एरा को बचाकर। और अब व्हाइट बेड पायरेट्स और स्ट्राइड क्रू रोते हुए मरीन फोर्ट से भागने लगते हैं, पर सेनगोकू, किजारू, कुजान और वॉरलॉर्ड्स को बोलता है किसी को भी यहाँ से जाने मत देना। जिसके बाद जाके ये पायरेट्स और स्ट्राइड क्रू पे अटैक करने लगते हैं और अकाइनु तो सबको मारने में लगा हुआ था। पर तभी वॉर के बीच में रेड एयर पायरेट्स आते हैं और शैंक्स अकाइनु को रोक के बोलता है ये वॉर यहीं खत्म करो। तब तक लॉबी अपनी सबमरीन को लेके आ गया, तो स्ट्राइड क्रू और एस लॉ की सबमरीन में जाने लगते हैं, जहाँ पे एस और लूफी को ठीक करने के लिए चॉपर और लॉ लग जाते हैं। और मरीन फोर्ट पे शैंक्स सेनगोकू और मार्को को बोलता है ये वॉर अब यहीं खत्म है और अब व्हाइट बेड की डेड बॉडी को व्हाइट बेड पायरेट्स लेके जाएंगे और रिस्पेक्ट के साथ अलविदा करेंगे। जिसके बाद जाके फाइनल वॉर खत्म होती है और अब ब्लैक बियर्ड वीक होता है और एस जिंदा होता है और स्ट्राइड क्रू अब ये डिसाइड करती है कि ये वीक है, तो ये अब अपने खुद के रास्ते पे जाएंगे और 2 साल बाद मिलेंगे साबाओडी पे। तो ऐसे जाके टाइम स्किप के बाद स्ट्राइड क्रू पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो भाइयों ये वीडियो यहीं तक थी, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दो और 1000 लाइक का टारगेट है, जल्दी से पूरा करवा दो। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, सायोनारा।